एक ऐसी कहानी जिसमें सस्पेंस है, थ्रिल है, मिस्ट्री है, डर है और हम सब का फेवरेट टाइम लूप है। तो इतनी अमेजिंग स्टोरी को कौन नहीं सुनना चाहेगा। आज की वीडियो में हम इरेज्ड एनिमे सीरीज की कहानी को जानेंगे जिसमें ये सब कुछ का एक बढ़िया तड़का है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि इरेज्ड मिनी सीरीज में कुल मिलाकर 12 एपिसोड्स हैं और इन्हें मैं 2 वीडियोस में कवर करूंगा। तो जाहिर सी बात है कि आज वाली वीडियो पार्ट 1 है जहां पहले 6 एपिसोड्स कवर होंगे। लेकिन इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आपको आज के वीडियो स्पॉन्सर हनीगेन के बारे में बताना चाहूंगा। देखो, पैसिव इनकम हर कोई कमाना चाहता है और ऐसे में हनीगेन की मदद से आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं। बस आपको यहाँ अपना इंटरनेट शेयर करना होगा। अब देखो, इन पैसे से आप मिलियनेयर तो नहीं बन जाओगे, लेकिन इतना जरूर होगा कि आप अपने नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई या फिर इन गेम परचेजेस करते हो ना स्किन्स वगैरह के, उसका खर्चा निकाल लोगे। यहाँ बस आपको अपने डिवाइस में हनीगेन को इंस्टॉल करना है, उसे रन करते हुए छोड़ देना है एंड वॉइला, आप पैसे कमाना शुरू कर दोगे। इट इज जस्ट लाइक एयरबीएनबी और उबर, जस्ट आपके मोबाइल फोन के लिए। अब यहाँ अगर इसमें आप जंप टास्क को इंटीग्रेट कर देते हो तो ना सिर्फ आपका कोई थ्रेशोल्ड नहीं रहेगा बल्कि आप 50% एक्स्ट्रा कमा सकते हो। अब यहाँ आपके मन में होगा कि भाई इंटरनेट शेयर हो रहा है तो ये कितना सेफ है। वेल, मैं आपको बता दूं, हनीगेन 100% सेफ है। इनफैक्ट यहाँ आपका जो इंटरनेट होता है वो बस बिजनेसेस यूज करती है कुछ पब्लिक डेटा गैदर करने के लिए, लाइक बेस्ट डील क्या है, किसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है, और ये जो पूरा सिस्टम है इनक्रिप्टेड है। साथ ही ये बहुत ही लो स्पीड और लो डेटा गैदर करती है, तो कोई चिंता वाली बात है ही नहीं। तो देख लो, रिसर्च कर लो, पूरी तरह से सेफ है। और अगर आप इसे इंस्टॉल कर रहे हो तो वहां मेरा कोड हॉन्टिंग जरूर यूज करना ताकि आपको $5 साइन अप पे मिल जाए। अब आप तेज हो, आपको पता ही है कि लिंक इसको इंस्टॉल करने का कहां होगा। वेल, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, तो जल्दी से जाओ, हनीगेन को इंस्टॉल नाउ। तो पहले एपिसोड की शुरुआत साल 2006 से होती है, जहां सतोरू नामक बंदा पिज्जा डिलीवरी का काम कर रहा था। रास्ते में सतोरू के पास से एक ट्रक गुजरती है, जिसके बाद सब कुछ एकदम फ्रीज हो जाता है और अचानक से सतोरू वापस टाइम में पीछे उसी ट्रैफिक सिग्नल पे टेलीपोर्ट हो जाता है जहां वो थोड़ी देर पहले खड़ा था। सतोरू घबराते हुए कहता है कि फिर से रिवाइवल स्टार्ट हो गया। वेल, इसके बाद सतोरू फिर से उसी ट्रक के पास से गुजरता है, जहां इस बार वो ट्रक के अंदर नोटिस करता है कि ट्रक ड्राइवर ने स्टीयरिंग व्हील सही तरह से हैंडल नहीं कर रखा था। सतोरू उस ट्रक ड्राइवर के पीछे जाता है एंड टू हिज सरप्राइज वो ट्रक ड्राइवर दरअसल में सो रहा था। यहाँ इरी कातागिरी नाम की एक लड़की, जो कि सतोरू की ही कलीग थी, वो सतोरू को ट्रक का पीछा करते हुए देख लेती है। यहाँ सतोरू ट्रक से थोड़ी दूर पर ही एक बच्चे को देखता है और उस बच्चे को बचाने के लिए ट्रक के विंडो से होते हुए स्टीयरिंग व्हील को टर्न कर देता है एंड एज अ रिजल्ट वो बच्चा तो बच जाता है, लेकिन इस चक्कर में सतोरू एक कार से टकरा जाता है। अब नेक्स्ट सीन में सतोरू अपने आप को एक हॉस्पिटल बेड पे पाता है, जहां कातागिरी उसे बताती है कि वो ही उसे यहां लेकर आई है। कातागिरी कहती है कि दरअसल उस ट्रक ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया था और वो मर चुका था, लेकिन सतोरू को कैसे पता चला कि ऐसा कोई एक्सीडेंट होने वाला है। इस पर सतोरू कातागिरी से कहता है कि यह महज एक इत्तेफाक था। वेल, घर जाते वक्त सतोरू इस इंसिडेंट के बारे में सोच रहा होता है, जहां हमें पता चलता है कि उसके पास रिवाइवल नाम की एक सुपर पावर टाइप है, जिसकी वजह से जब भी आसपास कुछ गलत होता है तो सतोरू अपने आप टाइम में पीछे चला जाता है, जहां उसके पास उस इंसिडेंट को रोकने का एक मौका होता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां सतोरू अपने आप ही टाइम में पीछे चला गया था ताकि वो उस बच्चे को बचा सके। वेल, नेक्स्ट सीन में सतोरू अपने घर आता है, जहां वो देखता है कि उसकी मॉम, जो कि गांव गई हुई थी, वो घर वापस आ गई थी। शाम को ब्रंच के टाइम वो लोग टीवी देख रहे होते हैं, जहां एक मिसिंग बच्चे की न्यूज चल रही थी। सतोरू की मॉम उससे कहती है कि क्या उसे याद है कि बचपन में उनके यहाँ भी ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था और उस वक्त सतोरू की जान भी खतरे में पड़ गई थी। अब सतोरू को कुछ कुछ बातें याद आने लगती है, जैसे कि बचपन में उसका योकी नाम का एक दोस्त हुआ करता था, जिसे पुलिस ने अपने ही क्लासमेट्स के किडनैपिंग के लिए बाद में अरेस्ट कर लिया था। खैर, सीन प्रेजेंट में आता है, जहां हम सतोरू को एक बुक शॉप में देखते हैं और यहाँ वो एक पुरानी मैगजीन देखता है, जिसमें सतोरू के 5th ग्रेड के दौरान हुई एक घटना का जिक्र था। यहाँ योकी के बारे में लिखा हुआ था, जिसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, और साथ ही विक्टिम्स के नाम में सतोरू को कायो नाम भी दिखाई देता है। ये नाम देखते ही सतोरू के आगे एक फ्लैशबैक आता है, जहां वो याद करता है कि कायो एक बहुत ही शांत रहने वाली लड़की हुआ करती थी। और साथ ही सतोरू को एक रात की बात याद आती है, जब उसने कायो को
पार्क में अकेले खड़ा देखा था। नाउ सिंस वो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे, इसलिए सतोरू ने उससे कुछ पूछा नहीं और आगे बढ़ गया। और वो आखिरी दिन था जिसके बाद कायो हमेशा के लिए गायब हो गई और कुछ दिन बाद उसकी मृत शरीर मिली। इस इंसिडेंट का सतोरू पे गहरा असर पड़ा था और इसके बाद वो डिप्रेशन में चला गया था और वो खुद से कहता था कि काश मैं उस दिन रुक कर कायो से बात कर लिया होता, शायद मैं उसे बचा लेता। दूसरी तरफ सतोरू की मॉम को एक दिन पहले का एक इंसिडेंट याद आता है जहां उन्होंने रोड पर एक आदमी को किसी बच्ची को एक वैन के पास ले जाते हुए देखा था और जैसे ही उन्होंने उस आदमी की तरफ देखा वो आदमी अलर्ट हो गया और उस बच्ची को वहीं छोड़कर भाग गया। सतोरू की मॉम को लगता है कि वो आदमी कोई किडनैपर था और पता नहीं क्यों उसकी आंखें उन्हें जानी पहचानी लग रही थी। इसके बाद हम सतोरू की मॉम को एक ओल्ड न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखते हैं जिसमें लिखा था कि योकी के पकड़े जाने के बाद भी बच्चों के गायब होने का सिलसिला चलता रहा था, विच क्लियरली मेंट कि पुलिस ने इतने सालों पहले किसी गलत आदमी को अरेस्ट किया था। वो योकी नहीं था जो कि बच्चों को किडनैप कर रहा था, बल्कि कोई और था जिसे शायद सतोरू की मॉम पहचानती है। सतोरू की मॉम जल्दी से घर जाती है और यहाँ वो डिसाइड करती है कि वो सतोरू के घर आते ही उसे सब कुछ बता देंगी। अब जब वो ये सब सोच रही होती है तभी एज एन ऑडियंस हम देखते हैं कि कोई आदमी उन्हें स्टैब कर देता है और मरते मरते सतोरू की मॉम उस आदमी का फेस देखते हुए कहती है कि मैं सही थी, ये वही है, और इसी के साथ वो दम तोड़ देती हैं। नाउ जब सतोरू घर वापस आता है तो वो अपनी मॉम को मरा हुआ पाता है और तभी घर की ओनर यहाँ आ जाती है और वो सतोरू के हाथ में लगे खून को देखकर उसे ही अपनी माँ का कातिल समझ लेती है। इसके बाद पुलिस यहाँ आती है और वो सतोरू को गिरफ्तार करने ही वाली होती है कि तभी सतोरू का रिवाइवल हो जाता है। जी हाँ, वही फेनोमेनन जब वो समय में यानी कि टाइम में पीछे चला जाता है, लेकिन इस बार वो 1-2 दिन या कुछ महीने पीछे नहीं बल्कि 18 साल पीछे चला गया था, जो कि वो वक्त था जब सतोरू 5th ग्रेड का स्टूडेंट हुआ करता था। जी हाँ, इसका मतलब है कि जो कुछ भी सतोरू की मदर के साथ हुआ उसका कनेक्शन 18 साल पहले किसी इंसिडेंट से था, इसीलिए सतोरू रिवाइवल में इतना पीछे चला गया। 18 साल पहले जाके शायद वो इन सब चीजों को रोक सकता है। इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म। अब दूसरे एपिसोड में हम सतोरू को अपने क्लास में देखते हैं जहां वो अपनी मॉम से मिलकर बहुत खुश होता है। साथ ही उसे स्कूल में कायो भी मिलती है जिसका सबसे पहले कत्ल हुआ था और इसीलिए सतोरू डिसाइड्स कि वो कायो पर नजर रखेगा। कायो का कोई भी दोस्त नहीं था और इसलिए सब लोग उसका मजाक बनाया करते थे। सतोरू कायो को ही स्टेयर किए जा रहा था और तभी वो कायो के पैर पर ब्लड क्लॉट के निशान देखता है, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह मारा हो। खैर लंच के दौरान सतोरू के सारे दोस्त समझ जाते हैं कि वो कायो को देख रहा है और ऐसे में वो बोलते हैं कि हम तुम्हें उससे बात करने में मदद करेंगे। उनके कहने पर स्कूल ओवर होने के बाद सतोरू कायो के पास जाता है और उसे कहने लगता है कि क्योंकि उन दोनों का घर एक ही एरिया में आता है तो वो सोच रहा था कि वो दोनों एक साथ घर जा सकते हैं और वो उससे दोस्ती भी करना चाहता है। कायो सतोरू की इस बात पे ध्यान नहीं देती और यहाँ से जाने लगती है कि तभी सतोरू कायो के पैर पर एक और जख्म देखता है और वो मन में ही सोचता है कि कायो के मरने से पहले ही कायो के साथ कुछ तो बुरा चल रहा था एंड अगर वो कायो को बचा पाया तो शायद वो अपनी मॉम को भी बचा पाएगा। तो नेक्स्ट डे जब सतोरू अपने फ्रेंड्स के साथ वापस घर जा रहा था तब सतोरू का एक फ्रेंड नोटिस करता है कि सतोरू के हाथ में ग्लव्स नहीं थे और वो सतोरू से कहता है कि जरूर वो अपने ग्लव्स सीक्रेट हाइड आउट में भूल गया होगा। इस पॉइंट पे सतोरू को याद आता है कि उन लोगों का एक सीक्रेट हाइड आउट भी हुआ करता था और ये सोचकर वो अपने फ्रेंड से आज हाइड आउट पे चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी सब उसे देखकर कहते हैं कि क्या तुम भूल गए कि हम कुछ दिनों के लिए हाइड आउट नहीं जाने वाले थे। सतोरू बात संभालते हुए कहता है कि मैं बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। एनीवेज केनी को ये सब कुछ थोड़ा अजीब लगता है और वो अकेले में सतोरू से पूछता है कि सब तो ठीक है ना। वो सतोरू को स्कूल मैगजीन पढ़ने के बारे में भी याद दिलाता है, जिसके बाद घर आकर सतोरू सबसे पहले स्कूल मैगजीन ही पढ़ता है। यहाँ उसे मैगजीन में कायो का एक आर्टिकल मिलता है जिसमें कायो ने लिखा था कि वो बड़े होकर एक ऐसे आइलैंड पे जाना चाहती है जहां वो जो चाहे जब चाहे कर सके और उसे रोकने वाला वहां कोई ना हो, इवन उसकी मदर भी वहां ना हो। ये पढ़कर सतोरू को लगने लगता है कि शायद कायो की मॉम एक अच्छी मॉम नहीं है और वही उसे मारती पीटती है। सतोरू अब डिसाइड करता है कि वो कायो से दोस्ती करके ही रहेगा और उसे बचा भी लेगा। रात को डिनर करते वक्त सतोरू अपनी मॉम से कहता है कि वो अपने बर्थडे पर अपने सभी दोस्तों को घर पे बुलाना चाहता है। खैर नेक्स्ट डे स्कूल से वापस जाते वक्त सतोरू कायो को खोजते हुए पार्क में जाता है जहां कायो घर जाने से पहले कुछ टाइम स्पेंड किया करती थी। पार्क में आकर वो कायो से कहता है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं और इतना कहते हुए वो कायो को अपना बर्थडे इन्विटेशन कार्ड देता है। कायो सतोरू का हाथ नोटिस करती है, इसमें ग्लव्स नहीं थे, तो उस पर सतोरू बताता है कि वो कहीं गुम हो गए हैं। अब इस सीन में हम क्लियरली देख पाते हैं कि सतोरू के मन में कायो के लिए फीलिंग्स आने लग गई थी।
इसी बीच सतोरू के मुंह से निकल जाता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहूंगा, और ये सुनकर कायो यहाँ से शर्माकर भाग जाती है। कायो के यहाँ से जाने के बाद सतोरू अपने आप में ही सोचने लगता है कि आज से कुछ ही दिनों बाद कायो अचानक से गायब होने वाली है और उसके बाद उसकी मृत शरीर यानी कि डेड बॉडी मिलेगी। लेकिन सतोरू को वो एग्जैक्ट डेट याद नहीं था जब ये इंसिडेंट हुआ था, और इसीलिए वो उस दिन को डे एक्स का नाम दे देता है, और तभी उसे एक और क्लू याद आता है। दरअसल सतोरू ने जो ओल्ड न्यूज़पेपर देखा था उसमें हर विक्टिम की एज 11 ईयर्स थी, लेकिन कायो की मौत 10 साल की उम्र में हो गई थी, विच मेंट कि डे एक्स कायो के बर्थडे से पहले ही था। एंड इसीलिए डे एक्स का पता लगाने के लिए पहले सतोरू को कायो का बर्थडे का पता लगाना होगा। इसी के साथ दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। अब तीसरे एपिसोड में हम देखते हैं कि सतोरू कायो से उसका बर्थडे पूछता है, लेकिन वो उसे कोई रिप्लाई नहीं देती। इसीलिए सतोरू अपने होम रूम टीचर मिस्टर योशिरो के रजिस्टर में से ये इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी योशिरो यहाँ आ जाते हैं और उनके पूछने पर सतोरू बता देता है कि वो यहाँ कायो की बर्थ डेट देखने आया है। वेल योशिरो रजिस्टर में देखकर बताते हैं कि कायो और सतोरू की DOB सेम है, यानी कि 2 मार्च। इसका मतलब ये कि कायो 1 मार्च से पहले ही किडनैप होने वाली थी। अब घर से वापस जाते वक्त सतोरू योकी से भी मिलता है, जिसे कायो के मर्डर के केस में सजा मिली थी, और उसे देखकर सतोरू श्योर हो जाता है कि योकी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो योकी का भी फ्यूचर ठीक कर देगा। यहाँ से सतोरू कायो के घर जाता है, जहाँ उसे मेन डोर लॉक्ड मिलता है, लेकिन यहाँ उसे कायो के फटे हुए ग्लव्स और उसका बैग भी गिरा हुआ दिखता है। नाउ पास ही एक स्टोर रूम भी था, जिसे ओपन करने पर सतोरू कायो को यहाँ फ्लोर पे जख्मी हालत में देखता है। तभी कायो की मॉम यहाँ जाती है और सतोरू गुस्से में उनसे पूछता है कि कायो को ये चोट कैसे लगी। कायो की मॉम कहती है कि ये बात तो कायो ही तुम्हें बताएगी, और यहाँ डरी हुई कायो झूठ बोल देती है कि वो बस गिर गई। इसके बाद कायो और उसकी मॉम अंदर चली जाती है, और यहाँ सतोरू को समझ आ जाता है कि कायो अपनी मॉम से इतना ज्यादा डरी हुई है कि वो सच भी नहीं बोल पा रही। नेक्स्ट डे कायो जब लेट से स्कूल आती है, तब सतोरू को समझ आ जाता है कि कायो की मॉम कायो को मोस्टली वीकेंड्स पे ही मारा करती थी, और उसके जख्म छिपाने के लिए उन्हें टाइम लग जाता था। इसीलिए कायो हर मंडे लेट आया करती थी। सतोरू अपने टीचर योशिरो के पास जाता है, जहां वो उन्हें बताता है कि उसे लगता है कि कायो की मॉम कायो पर डोमेस्टिक वायलेंस करती हैं। योशिरो बताते हैं कि उन्हें भी ऐसा लगता है, और वो बच्चों को बचाने वाली सर्विस होती है ना, उनके ऑफिसर्स पहले भी कायो के घर गए हैं, लेकिन हर बार कायो की मॉम घर पे होती ही नहीं है। खैर सीन शिफ्ट होता है, जहां सतोरू कायो को आज रात अपने साथ एक क्रिसमस ट्री देखने चलने के लिए इनवाइट करता है। रात को वो दोनों उस ट्री के पास जाते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इसी के साथ तीसरा एपिसोड खत्म होता है। नाउ चौथे एपिसोड के शुरुआत में हम सतोरू को देखते हैं, जो कि डिसाइड कर रहा होता है कि वीकेंड पे यानी कि सैटरडे या संडे पे वो कायो को उसकी मॉम से किसी तरह दूर रखेगा, ताकि उसकी मॉम उसे मार न सके। तो यही सब सोचकर वो सैटरडे को साइंस सेंटर जाने का प्लान बनाता है। सतोरू स्कूल के बाद कायो की मॉम से कायो को साइंस सेंटर भेजने के लिए पूछता है, और कायो की मॉम उससे पूछती है कि क्या वो साइंस सेंटर जाना चाहती है। नाउ सरप्राइजिंगली कायो हिम्मत दिखाकर हाँ बोलती है, और यहाँ हम देख पाते हैं कि कायो की मॉम उस पर हाथ उठाने ही वाली थी, लेकिन तभी सतोरू की मॉम यहाँ जाती है, और उनके समझाने के बाद वो कायो को भेजने के लिए रेडी हो जाती हैं। तो नेक्स्ट डे साइंस सेंटर में कायो सतोरू क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, और न जाने क्यों सतोरू को ऐसा लगता है कि ये सब पहले भी हो चुका है। सतोरू अपने आप से ही कहता है कि अनजाने में ही वो सब कुछ फिर से वैसे ही दोहरा रहा है जैसे पहले भी हुआ था, विच मीन्स कि कुछ चीजें छोड़कर अभी भी सब पहले की तरह ही चल रहा था। लेकिन तभी यहाँ सतोरू के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, जो कि उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, और ये देखकर सतोरू मन ही मन सोचता है कि नहीं, सब अलग हो रहा है। इस बार कायो अकेली नहीं है, ना तो कायो अकेले रहेगी, ना ही उसका किडनैपिंग होगा। खैर इसी तरह 2 दिन निकल जाते हैं, और मंडे को कायो टाइम से स्कूल आती है, जिसे देखकर सतोरू इतना खुश होता है कि वो अनजाने में ही बोल देता है कि कायो कितनी क्यूट है, और ये सुनकर कायो अपने डेस्क पर से भाग जाती है। आज 29 फरवरी था, और आज के ही दिन सतोरू ने कायो को लास्ट बार उस पार्क में देखा था, विच मीन्स कि 1 मार्च को डे एक्स है, जिस दिन कायो का किडनैपिंग होगा। स्कूल के बाद सतोरू कायो को खुद घर छोड़ने जाता है, और नेक्स्ट मॉर्निंग में वो जल्दी उठकर कायो के घर के बाहर खड़ा हो जाता है, ताकि वो कायो को अपने साथ ही स्कूल ले जाए। सतोरू कायो को घर पर देखकर खुश होता है, और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ स्कूल ले जाता है, और पूरे दिन उसके साथ ही रहता है। ना स्कूल के बाद वो उसे वापस घर छोड़ने भी जाता है, और यहाँ वो लोग रास्ते में उसी पार्क से गुजर रहे होते हैं जहाँ सतोरू ने कायो को लास्ट बार देखा था, और वो मन ही मन सोचता है कि उसने कायो को बचा लिया है। कायो को घर ड्रॉप करने के बाद जाने से पहले जानबूझकर चिल्लाते हुए कहता है, मैं कल सुबह तुम्हें लेने आऊंगा, ताकि अगर किडनैपर यहाँ आसपास हो तो वो समझ जाए कि कायो अब अकेली नहीं है, उसके साथ कोई और है जिसे उसकी परवाह है। ना अपने घर पर सतोरू 12 बजने का वेट करता है, क्योंकि 12 बजते ही ये दिन ओवर हो जाएगा। सतोरू इतना चिंतित हो चुका था कि वो क्लॉक को लेकर चुपके से घर से बाहर निकल
निकलकर कायो के घर के बाहर खड़ा हो जाता है और 12 बजते ही चैन की सांस लेता है क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं होता। घर वापस आकर सतोरू सो जाता है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग रेडी होकर वो तुरंत कायो के घर भागता है। नाउ सतोरू को इतनी सुबह देखकर कायो हंसने लगती है और उसे इडियट कहती है। खैर आज 2 मार्च था, यानी कि आज सतोरू और कायो दोनों का बर्थडे है और इसीलिए स्कूल ओवर होते ही दोनों एक साथ जाने लगते हैं, लेकिन उनके टीचर उन दोनों को स्कूल में किसी काम में लगा देते हैं। अब इस वजह से सतोरू और कायो बहुत लेट जाते हैं और स्कूल के बाद शॉपिंग करके सतोरू और कायो घर आते हैं। नाउ घर में यहाँ उन्हें सरप्राइज मिलता है जहाँ उनके दोस्त ने पूरे रूम को उन दोनों के लिए सजा रखा था और उन लोगों ने मिस्टर यशिरो से कहा था कि वो सतोरू और कायो को काम में उलझा कर रखे ताकि वो लोग यहाँ डेकोरेशंस कर सके। कायो बताती है कि उसने सतोरू के लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट रखा है और इसीलिए वो घर जल्दी जाना चाहती थी। सतोरू उसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम प्रेजेंट कल भी दे सकती हो और इतना कहते हुए सतोरू कायो को ब्यूटीफुल ग्लव्स एज ए प्रेजेंट देता है। पार्टी ओवर होने के बाद सतोरू कायो को उसके घर छोड़ने जाता है और यहाँ कायो सतोरू को अपना मफलर पहनाते हुए कहती है कि कल वो पक्का सतोरू का गिफ्ट पूरा करके स्कूल ले आएगी। सतोरू घर वापस जाते वक्त बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि लास्ट टाइम कायो अपने बर्थडे आने से पहले मारी गई थी, लेकिन सतोरू ने इस बार ऐसा नहीं होने दिया। नेक्स्ट डे सतोरू खुशी खुशी स्कूल पहुंचता है जहां उसे पता चलता है कि कायो आज स्कूल नहीं आई है। इसी के साथ चौथा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो 5वें एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि सतोरू सीधा कायो के घर भागता है और यहाँ आकर वो उसके डोर को नॉक करने लगता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। सतोरू स्टोर रूम खोलकर चेक करता है लेकिन कायो यहाँ भी नहीं थी। तभी सतोरू यहाँ ग्राउंड पे किसी आदमी के शूज के निशान देखता है और वो सोचने लगता है कि वो टाइम में चीजें चेंज तो किया लेकिन शायद वो कायो को बचा नहीं पाया। जी हाँ, मोस्ट प्रोबेबली कायो फिर से किडनैप हो गई थी। नाउ 2 दिन बाद हम सतोरू की मदर के एक पुराने दोस्त मकोटो को उनसे बात करते हुए देखते हैं। दरअसल सतोरू की मॉम और मकोटो पहले एक साथ रिपोर्टिंग का काम किया करते थे और आज मकोटो सतोरू की मॉम को बताने आया था कि पास ही के एक टाउन में भी ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था और पुलिस ने एक आदमी को इस सिलसिले में अरेस्ट भी कर लिया है। नेक्स्ट डे स्कूल में मिस्टर योशिरो अपने स्टूडेंट से झूठ बोल देते हैं कि कायो अपने ग्रैंड मदर के पास ही शिफ्ट हो गई है और ये झूठ उन्होंने इसलिए बोला था ताकि बच्चे असली बात जानकर घबरा नहीं जाएं। यहाँ पुलिस ने कायो की मॉम को कस्टडी में ले लिया था और उनसे पूछताछ कर रही थी। दूसरी तरफ हम सतोरू केनिया को साथ देखते हैं जहां केनिया सतोरू को बताता है कि कायो के गायब होने के ठीक 6 दिन बाद पासी के एक और टाउन से आयाना तनिशी नाम की एक और लड़की भी गायब हो गई। घर जाते वक्त सतोरू कायो की मॉम को गार्बेज डंप करते हुए देखता है जिसमें वो ग्लव्स भी शामिल थे जो कि कायो खुद से अपने हाथ से सतोरू के बर्थडे प्रेजेंट के तौर पे बुन रही थी। ये देखकर सतोरू जोर से चीखते हुए यहाँ से भागता है और अचानक वो अपनी रिफ्लेक्शन देखता है जहां वो अपने आप को 29 साल के आदमी के रूप में देखता है, विच मीन्स कि वो वापस अपने समय 2006 में आ गया था। सतोरू देखता है कि यहाँ 2006 में अभी भी कुछ नहीं बदला था। उसकी मॉम का अभी भी कत्ल हुआ ही था और पुलिस उसे अभी भी खोज रही थी। सतोरू किसी तरह भागते हुए एक ब्रिज के नीचे पहुंचकर छिप जाता है। यहाँ वो याद करता है कि जब वो अपने घर गया था तब उसने अपनी मॉम की मृत शरीर के आसपास उनका फोन नहीं देखा था। इसका मतलब ये कि किलर उस फोन को इसलिए ले गया क्योंकि उसमें कुछ न कुछ एविडेंस था। इस पॉइंट में सतोरू को बहुत भूख लग रही थी, इसलिए वो एक कैफे में जाता है और यहाँ उसे उसके बॉस की कॉल आती है। सतोरू अपने बॉस के यहाँ पहुंच जाता है जहां उसे पता चलता है कि ये तो बस एक ट्रैप था जो कि उसके बॉस और पुलिस ने मिलकर उसे पकड़ने के लिए बिछाया था। अब सतोरू किसी तरह यहाँ से बचकर भागता है और वो अपने सामने कातेगिरी को देखता है। कातेगिरी सतोरू का फोन स्विच ऑफ करवाती है ताकि पुलिस उसकी लोकेशन के बारे में ना जान पाए। वो सतोरू को अपने घर लाती है और उसे बताती है कि वो यहाँ महफूज है। वो जानती है कि सतोरू अपनी मॉम को नहीं मारा है, इसलिए वो उसकी मदद कर रही थी। यहाँ सतोरू कातेगिरी के घर पे वही ओल्ड मैगजीन देखता है जिसमें इस बार कायो के गायब होने की डेट लिखी हुई थी और वो डेट आगे बढ़ गई थी, विच मीन्स कि सतोरू कुछ चीजें तो चेंज कर पाया लेकिन इवेंचुअली जो फेट था उसको नहीं चेंज कर पाया। आई मीन आप देख सकते हैं डेट आगे बढ़ गया बट स्टिल किडनैपिंग तो हुआ ही। इस पॉइंट पे वो खुद से कहने लगता है कि अगर मुझे एक और मौका मिले तो मैं पास्ट को ठीक कर दूंगा। तो नेक्स्ट डे हम सतोरू के बॉस को कातेगिरी के घर के बाहर खड़ा देखते हैं और जैसे ही सतोरू मार्केट से यहाँ आता है वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, लेकिन तभी कातेगिरी यहाँ आ जाती है और गुस्से में उसका फोन तोड़ देती है। कातेगिरी सतोरू को वापस उसी ब्रिज के नीचे ले आती है और उसे यहीं छिपा रहने के लिए बोलकर यहाँ से चली जाती है। अब घर आकर कातेगिरी अपने मोबाइल में सतोरू की मॉम के फोन से किए गए एक मैसेज को देखती है। तभी कातेगिरी नोटिस करती है कि पूरे रूम में अचानक ही धुआं भर गया था। कातेगिरी बेहोश हो जाती है और बाहर अब तक सतोरू भी आ गया था और वो कातेगिरी के जलते हुए घर में देखता है और घुसकर कातेगिरी को रेस्क्यू करता है। अब इस सबके दौरान कातेगिरी अपना फोन सतोरू के पॉकेट में डाल देती है। ऑब्वियसली इस पॉइंट पे इनका बॉस यहाँ आता है और सतोरू को वापस भागना पड़ता है। वो भागकर एक जगह पे बैठता है और तब उसे रियलाइज होता है कि उसके पॉकेट में कातेगिरी का फोन है जिसमें वो उस मैसेज को भी देख लेता है। सतोरू इसके बाद मकोटो से मिलने जाता है जहां मकोटो बताता है कि दरअसल सतोरू की मां ने कुछ दिन पहले उसे कॉल किया था और उसे बताया था कि
18 साल पहले हुई किडनैपिंग्स में योकी नहीं बल्कि कोई और जिम्मेदार था और इसी सिलसिले में वो मकोटो को अपने घर बुलाई थी, लेकिन इससे पहले वो उनसे मिलता उनका कत्ल हो गया था। मकोटो बताते हैं कि 2 मार्च 1988 की रात को कायो की मॉम ने कायो की खूब पिटाई की थी और स्टोर रूम में उसे बंद कर दिया था। अचानक ही कुछ देर बाद कायो स्टोर रूम से गायब हो गई थी और मकोटो ये भी बताते हैं कि पुलिस को ग्राउंड पे जो फुटप्रिंट्स मिले थे वो योकी के थे और इसके बाद पुलिस ने बताया कि एक्चुअली मर्डरर ने स्टोर रूम से कायो की बॉडी को बाहर निकाला और जानबूझकर उसके फेस पर ठंडा पानी डाल दिया ताकि स्नो में कायो का दम घुट जाए। तो ऐसे में अगली सुबह कायो की मॉम को उसकी लाश मिली और डर कर उन्होंने जानबूझकर कायो की लाश को छिपा दिया। पुलिस ने योकी को इस केस में अरेस्ट कर लिया और उसे सजा सुना दी, लेकिन योकी ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि उसने उन मिसिंग बच्चों को मारा था। मकोटो आगे ये बताते हैं कि इसी तरह के इंसिडेंट में बाकी टाउन से पकड़े गए लोगों ने भी कभी अपना जुर्म कबूल नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ कातेगिरी को होश आता है और वो सबको समझाने की कोशिश करती है कि सतोरू ने उसे मारने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन सब इस बात के खिलाफ होते हैं। सभी को लग रहा था कि सतोरू यहाँ कातेगिरी को मारने आया था। अब इस पॉइंट पे हम देखते हैं कि कातेगिरी के कंधे पे कोई हाथ रखता है और सीन वापस यहाँ से मकोटो पर आ जाता है, जो कि सतोरू को बताते हैं कि किलर जो भी है उसने सतोरू की मॉम और कातेगिरी पे अटैक इसलिए किया था क्योंकि वो दोनों ही उस किलर को पहचानती हैं। मकोटो यहाँ से हॉस्पिटल की तरफ चले जाते हैं और सतोरू उनके कंप्यूटर से 18 साल पहले के इंसिडेंट्स की रिपोर्ट निकालता है, जहां उसे पता चलता है कि 15 साल पहले कायो के बाद उसका एक और दोस्त भी अपने आप ही गायब हो गया था। यहाँ मकोटो हॉस्पिटल में कातेगिरी के रूम में जाते हैं, जहां उन्हें कातेगिरी की जगह कातेगिरी की मॉम मिलती है और वो बताती है कि उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, इसलिए वो उसकी हेल्प कर रही हैं। यहाँ कातेगिरी अपने कार में सतोरू के पास जा रही थी और यहाँ हम एक ब्लैक कार को उसका पीछा करते हुए देखते हैं। कातेगिरी कॉल करके सतोरू को ब्रिज के नीचे बुला लेती है एंड देन बताती है कि उसे मिस्टर मिसिस जोनू पे शक है। तभी पुलिस यहाँ जाती है और सतोरू को अरेस्ट कर लेती है और कातेगिरी रोते हुए उसे कहती है कि वो उसका विश्वास करे, ये पुलिस उसने नहीं बुलाई है। सतोरू कातेगिरी से कहता है कि आई नो तुमने पुलिस को नहीं बुलाया है, क्योंकि दरअसल सतोरू ने इस भीड़ में उसी आदमी को देख लिया था जो कि उसकी मॉम की कत्ल वाली रात उससे टकराया था। वो किलर स्माइल कर रहा होता है क्योंकि वो जीत गया था और इसी के साथ छठा एपिसोड भी खत्म हो जाता है, जिसके साथ पार्ट 1 भी हमारा ओवर हो गया है। तो दोस्तों ये था इरेज्ड एनिमे का पार्ट 1 एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अभी आपके मन में कई सवाल होंगे, लेकिन डोंट वरी, पार्ट 2 में हम सभी का जवाब देंगे एंड मैं कोशिश करूंगा कि मैं पार्ट 2 इसी महीने के एंड तक ले आऊं। नाउ यहाँ मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और जाने से पहले डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई पहली लिंक पे क्लिक करके हनी गेन को जरूर चेक कीजिए और वहां आप मेरा कोड हॉन्टिंग भी यूज करना ताकि आपको साइन अप के वक्त $5 मिल सके। फिर जैसा मैंने बताया अपना इंटरनेट शेयर करना और वहां पैसे कमाना। अब यहां तक बने हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबा देना, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।